अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा अली एंड वेलकम टू दर्जन 13। पिछले 75 सालों से हम एक मसले के अंदर फंसे हुए हैं और वो मसला कश्मीर का मसला है। ये मसला दोबारा हाईलाइट हुआ जब कुछ दिनों पहले 11 दिसंबर 2023 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कश्मीर इशू के ऊपर। इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक किया हुआ है, ये उस बारे में वर्डिक्ट था। आज मैं कश्मीर के मसले के ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि ये मसला आखिर में है क्या, पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या क्लेम है, इंडिया का इसके ऊपर क्या क्लेम है, इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर दिया हुआ था वो क्या था, इसके अलावा जब इसको रिवोक किया तो पाकिस्तान इसको इलीगल क्यों कहता है और इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक ये मसला हल क्यों ना हो सका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी 25-26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी इंडिया ने किसी भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर कोई शोर नहीं मचाया। तो अब जब इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट किया तो पाकिस्तान क्यों शोर मचा रहा है। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया है, अब कश्मीर के मसले के हल क्या हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जो अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके बाद पाकिस्तान की अब पॉलिसी ऑप्शंस कैसे चेंज हो रही हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं जी, वाई इंडिया क्लेम कश्मीर और पाकिस्तान को ये इलीगल क्यों लगता है। थोड़ा सा तारीख में जाते हैं। अनडिवाइडेड इंडिया के 11 प्रोविंसेस थे जिसके अंदर पंजाब, बंगाल, यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, एनडब्ल्यूएफपी, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध शामिल थे। बलोचिस्तान 1970 के अंदर जाके ऐड हुआ, इससे पहले ये प्रोविंस एग्जिस्ट नहीं करता था। इन 11 प्रोविंसेस के साथ 562 प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थी जिनको राजा महाराजा चलाते थे, जिनमें कुछ बड़ी रियासतें थी जैसे कि हैदराबाद दक्कन एक बड़ी रियासत थी, बहावलपुर, कश्मीर एक बड़ी रियासत थी। अब हिंदुस्तान को डिवाइड करने का एक प्लान आया जिसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं या फिर हम 3 जून प्लान कहते हैं। इस प्लान के मुताबिक पंजाब और बंगाल को डिवाइड करके एनडब्ल्यूएफपी और सिंध ऐड करके पाकिस्तान बना दिया जाएगा, जबकि बाकी सारा कुछ इंडिया के पास रहेगा। अब जो बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 2 ऑप्शंस दी गई, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या इंडिया के साथ चले जाओ। लेकिन जब आप डिसाइड कर रहे होगे कि किसके साथ जाना है, आपने अपनी जियोग्राफी देख लेनी है। जैसे बहावलपुर और खैरपुर इंडिया के पास थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। इसी तरीके से ये ऑप्शन कश्मीर को भी दी गई। अब उस टाइम पे कश्मीर के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह डोगरा। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को डिसाइड किया कि वो कश्मीर के साथ जाएंगे और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसकी बेसिस पर इस महाराजा ने कश्मीर को इंडिया को गिफ्ट कर दिया। यहां तक इंडिया की बात बड़ी लॉजिकल लगती है। अब हम देखते हैं कि हम क्यों क्लेम करते हैं कश्मीर को। अगर ये मसला 75 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। अब हम उन आर्गुमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। काफी सारे आर्गुमेंट हैं लेकिन मैं मेजर 5 या 3 के ऊपर बात करूंगा। हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान कश्मीर को क्यों क्लेम करता है। नंबर 1, 3 जून प्लान। इंडिया हमेशा 3 जून प्लान का हमें रेफरेंस देता है कि कश्मीर को ऑप्शन मिली थी कि आप या तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ या इंडिया के साथ चले जाओ, तो उसके मुताबिक कश्मीर ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ जाएगा। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर एक चीज और लिखी हुई थी, इफ अ सर्टेन सिचुएशन कम्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ सर्टेन टेरिटरी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन देन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ स्टेट, नॉट द रूलर। मतलब कि एक टेरिटरी के अंदर रिलीजन, लेट्स से कि मुसलमान है, लोग ज्यादा आबादी मुसलमानों की और वहां पे महाराजा हिंदू है, तो लोग वहां के डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है। तो महाराजा के पास तो प्रेरोगेटिव था ही नहीं कि वो डिसाइड करे कि उसने इंडिया के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान के साथ जाना है। ये वहां के लोगों ने डिसाइड करना था, क्योंकि महाराजा हिंदू था और 80% आबादी वहां पे मुसलमानों की थी, जिसकी बेस के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो यहाँ पे फेल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हैदराबाद दक्कन, वहां पे ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुओं की थी और निजाम मुसलमान था, जिसकी वजह से हैदराबाद दक्कन चला गया इंडिया के पास। बिल्कुल इसी तरीके से कपूरथला स्टेट, जूनागढ़ स्टेट, मनवादर स्टेट, ये वो स्टेट्स थी जिनकी मेजोरिटी हिंदुओं की थी, लेकिन महाराजा जो था या निजाम जिसको कहते हैं वो मुसलमान था। तो लोगों ने डिसाइड ये किया कि वो इंडिया के साथ जाएंगे और वो इंडिया के साथ चले गए। इंडिया ने चारों स्टेट्स के अंदर
ये रूल लगाया मेजोरिटी वाला, लेकिन जैसे ही कश्मीर की बारी आई वहां पे महाराजा का रूल लगा दिया। अब वहां पे बनता तो यही था कि ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी तो वो लोग डिसाइड करते महाराज, लेकिन यहाँ पे महाराजा डिसाइड कर रहा है। इसी चीज के ऊपर पाकिस्तान ने 2020 के अंदर अपना एक पॉलिटिकल मैप शो किया, जिसके अंदर उसने मनवादर और जूनागढ़ को पाकिस्तान की स्टेट्स डिक्लेयर किया। इंडिया ने बहुत ज्यादा शोर मचाया इसके ऊपर। तो पाकिस्तान ने फिर ये क्लेम किया कि आप यहाँ तो मेजोरिटी वाला रूल लगा लो, अगर आप मेजोरिटी वाला रूल लगा रहे हो तो उसकी बेसिस के ऊपर आप हमें कश्मीर आप हमें दे दें। अगर आपने महाराजा वाला रूल लगाना है तो उसके ऊपर मनवादर और जूनागढ़ ये हमारे, कश्मीर आपका। या तो आप मेजोरिटी वाले रूल के साथ चले जाओ या फिर आप महाराजा वाले रूल के साथ चले जाओ। दोनों रूल्स के अंदर या तो कश्मीर हमारे हाथ से जाता है या जूनागढ़ और मनवादर हमें मिलते हैं। अब इसके ऊपर इंडिया को बड़ा एतराज हुआ। नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन का रिप्लाई आया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेके 27 अक्टूबर 1947 को। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1935 का एक्ट नाफिज था। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको स्टेट सक्सेशन कहते हैं। इसके मुताबिक जो भी इंडिया अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो जो नई स्टेट बनती है उस स्टेट के अंदर जब तक उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वो उससे पिछले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगी। जैसे हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था तब तक हम 1935 वाले एक्ट के मुताबिक चल रहे थे। अब 1935 वाला जो एक्ट है वो बहुत ज्यादा सुप्रीम और एक्सट्रीम पावर देता है गवर्नर जनरल को। पाकिस्तान के अंदर गवर्नर जनरल जो थे वो जिन्ना साहब थे और इंडिया के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन थे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह डोगरा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया और जैसे ये साइन हुआ तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के पास आया 27 अक्टूबर 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको देख के रिप्लाई दिया। अब ये रिप्लाई ऑनलाइन गूगल के ऊपर भी पड़ा होगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। इस रिप्लाई के अंदर वो कहते हैं, इट इज माई विश एंड माई पॉलिसी दैट एज सून एज योर प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान इज रिजोल्व्ड the wish of the people of Kashmir should be taken to decide whether to join India और पाकिस्तान। अब यही तो रिप्लाई है जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कहता है कि रेफरेंडम या प्लेबिसाइट की बात तो आपने की थी, इंडिया ने की थी। इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड। हमने तो ये बात की नहीं थी, तो आपने ये बात की थी, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो प्रोविजनली तौर के ऊपर एक्सेप्टेड था, लीगली तौर पे उसकी कोई अहमियत नहीं है। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर नेहरू स्पीच ऑन 2 नवंबर 1947। आपके मुल्क का अगर तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, ये 4 बंदे जो भी बात करते हैं वो आपके स्टेट का नैरेटिव होता है। इसी तरीके से इंडिया का जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने 2 नवंबर 1947 को स्पीच की थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। उसके जो बेसिक 2 पॉइंट्स थे वो दोनों के दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। आप वो स्पीच गूगल पे देख सकते हैं। उसके मुताबिक उन्होंने कहा था, इट इज आवर पॉलिसी ऑल अलोंग दैट वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ एक्सेशन ऑफ ए स्टेट टू आइदर इंडिया और पाकिस्तान, the wish of the people will decide the fate of the state, and because of this policy we had added a provision in the instrument of accession। ये उसी provision की बात हो रही है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बात की थी कि wish of the people will decide। वहां पे लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लाई दिया तो 5 दिन के बाद पंडित नेहरू ने ये स्पीच कर दी रेडियो के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द कश्मीर। एक और जगह पे तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। उसके अंदर वो कहता है, आई एम गिविंग अ प्लेज नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ कश्मीर बट टू द वर्ल्ड एंड महाराजा हैज आल्सो एक्सेप्टेड इट दैट विश ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड देयर ओन फेट एंड वी विल नेवर बैक आउट ऑफ आवर प्लेज। आज वो इसको कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये प्लेज याद करवाते हैं कि प्लेज तो आपको दिया गया था, आपने अब मसला हल करना है। अब इंडिया कह रहा है कि हमारा ये इंटरनल मैटर है। अगला पॉइंट है यूएन आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7। इसको समझने से पहले आप 2 पॉइंट अपने दिमाग के अंदर रखें। एक कि इंडिया इसको अपना इंटरनल मैटर कह रहा है और दूसरा कि यूएन ऑलरेडी 17 रेजोल्यूशंस दे चुका है कश्मीर के ऊपर, जिसके अंदर से सिर्फ 11 सिक्योरिटी काउंसिल की थी। अब देखते हैं कि आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 है क्या। यूएन कैन नॉट इंटरवीन and interfere in the internal matter of any state,
लेट्स से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, अब ये यूएन का मसला नहीं है कि वो आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी सही करे। पंजाब और सिंध के अंदर पानी का मसला है, ये यूएन का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। अगर इंडिया कश्मीर को अपना इंटरनल मैटर समझ रहा है तो इसका मतलब है यूएन ने जो 17 रेजोल्यूशंस दी हैं वो कैसे दे दी हैं? यूएन कश्मीर को इंडिया का इंटरनल मैटर समझता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसने 17 रेजोल्यूशंस दी हैं। कश्मीर का मसला यूएन के अंदर लेके जाने वाले भी पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू लेके गए थे। अब मोदी के जो भक्त हैं वो मोदी से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पंडित नेहरू से वो नफरत करते हैं। नंबर 5, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। अब ये इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन है क्या? पंडित नेहरू कश्मीर का मसला जब यूएन के अंदर लेकर गए थे, तो जब आप लेकर जाते हो आप उसको रजिस्टर करवाते हो, और रजिस्टर कैसे करवाया उन्होंने? पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से रजिस्टर करवाया। अब यूएन की 17 रेजोल्यूशंस निकाल के देख लो, उनकी सबकी हेडिंग जो होगी वो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से होगी। अब आप ये भी तो कह सकते थे ना पाकिस्तान इंडिया की टेरिटरी वायलेट कर रहा है या पाकिस्तान इंटरवीन कर रहा है इंडिया के लॉज के अंदर। नहीं, उन्होंने हेडिंग ये दी कि इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। इंडिया के जितने भी हिस्टोरियन हैं वो पंडित नेहरू के ऊपर जो इतराज करते हैं वो यही करते हैं कि जब आपने उसको रजिस्टर करवाया इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से उस इशू को, आप ताउम्र पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर के ऊपर मान चुके हो, क्योंकि आपने नाम ही रजिस्टर ये करवाया ना इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। अब इनके अलावा भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं और इतने वैलिड आर्गुमेंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये मसला 75 सालों से रिढ़ता आ रहा है। अगर तो कोई भी आर्गुमेंट फेल होता, फ्लॉड होता, तो यह ज्यादा से ज्यादा मसला जो है ये 5 साल चला जाता, 10 साल के अंदर रिजोल्व हो जाता। अगर 75 सालों से ये स्ट्रेच होता आ रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं इंडिया के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि जी स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर है क्या या क्या था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 आर्टिकल्स है, 370 एंड 35A। इनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। अब 370 जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार आया। 26 जनवरी इसलिए क्योंकि सबसे पहले गांधी साहब ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार नारा लगाया आजादी का। उन्होंने कहा था हमारी नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई है तो हम लोग ये आजादी चाहते हैं। अब इस आर्टिकल 370 के अंदर बुनियादी तौर पर 4 बातें लिखी हुई थी कि भाई कश्मीर का अपना फ्लैग होगा, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर के अपने रेजिडेंट लॉज होंगे, प्रॉपर्टी लॉज होंगे। चौथी बात ये लिखी हुई थी कि जी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, कम्युनिकेशन के अलावा बाकी विद ऑल पावर्स विल रिमेन विद द कश्मीर, विल रिमेन विद द कश्मीर, ये वर्ड्स थे। अगला आर्टिकल है 35A। ए से मुराद है अमेंड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर जो आ गया था उसको अमेंड किया गया बाद में और फिर ये आर्टिकल ऐड किया गया। ये 1953 के अंदर आर्टिकल ऐड हुआ। इसके अंदर बुनियादी तौर पर 5 बातें लिखी हुई थी। उसके अंदर लिखा ये हुआ था कि कश्मीर के अंदर कोई भी बंदा बाहर से आके सेटल नहीं हो सकता, ना तो सेटल हो सकता है ना ही वो लैंड बाय कर सकता है। उसके अलावा ना तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है, ना ही कोई बाहर का बंदा आके यहाँ की स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकता है, और ना ही कोई बाहर से आके कश्मीरी किसी लड़की या लड़के के साथ शादी कर सकता है। ये 5 बातें 35A की और 4 बातें 370 की मिलाकर टोटल 9 बातें थी। ये जब 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस रिवोक किया तो ये 9 बातें रिवोक कर दी गई। इसका मतलब था कि अब कश्मीर का अपना फ्लैग खत्म, इंडिया का फ्लैग होगा। अब कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कोई बाहर से बंदा आके शादी भी कर सकता है, लैंड भी ले सकता है, स्कॉलरशिप्स भी अवेल कर सकता है, सेटल भी हो सकता है। ये 5 9 की 9 बातें खत्म कर दी गई। अब हम देखते हैं कि अभी ये स्पेशल स्टेटस क्यों रिवोक किया, पहले क्यों नहीं रिवोक कर दिया? इंडिया ने ये काम पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लॉजिक ये होती है कि कॉन्सेप्ट समझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट कभी भी एक काम किसी एक रीजन की वजह से नहीं करती। अगर वो कोई काम कर रही है तो उसके पास जब तक मल्टीपल रीजंस नहीं होंगी वो काम करने की, स्टेट वो कदम नहीं उठाएगी। स्टेट देखती है कि ये काम करने की मेरे पास कुछ और रीजंस हो सकती हैं, कुछ और फायदे हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर उसको नजर आ रहे होंगे वो तब स्टेप लेगी जाके, वो अभी इस काम को डिले कर देगी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और देखते हैं।
इंडिया ने एक ना बड़े मशहूर जर्नलिस्ट गुजरे हैं, कुलदीप नैयर। उनकी एक किताब है बियॉन्ड द लाइंस। उसके अंदर वो लिखते हैं कि हमें ना 1977 के अंदर शक होने लग गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि पाकिस्तान बना रहा है या नहीं बना रहा है। लेकिन हमें पता चला था एक एटॉमिक न्यूक्लियर के जो साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, अब्दुल कदीर खान साहब। अब कुलदीप नैयर साहब ने कोशिश की कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात पॉसिबल नहीं थी ऑब्वियसली। तो उनको बाद में पता चला कि हमारे मेरे और अब्दुल कदीर खान साहब के एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं। अब इन्होंने म्यूचुअल फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि मेरा यार एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, करवा देते हैं। 7 साल के बाद इंटरव्यू का बारी आई है, इंटरव्यू का टाइम रखा गया। अब इन्होंने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और सीधा लाहौर आए, इस्लामाबाद गए। सॉरी, इस्लामाबाद जब वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं देखता हूँ कि कमरे के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, मैं, म्यूचुअल फ्रेंड और अब्दुल कदीर खान साहब। अब कहते हैं कि जब भी मैं सवाल रखता था उनसे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या नहीं, वो टाल मटोल कर देते थे, मेरी बात का सही तरीके से जवाब देते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी है, इसको थोड़ा सा इमोशनल करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके किया। उन्होंने कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दमखम ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। ये बात करने की देर थी। वो कहते हैं अब्दुल कदीर खान साहब अपनी कुर्सी से उठे हैं, उन्होंने चाय की प्याली दीवार में मारी है और जाके कहते हैं गो एंड टेल दीज बास्टर्ड्स वी हैव मेड ऑलरेडी, हम पहले ही बना चुके हैं। अब वो कहते हैं ये सुनने के बाद मैं वापस आया और वापस आके मैंने बड़ा रोला डाला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसके साथ साथ 1990 के अंदर बीबीसी का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ। वो एंकर कहती हैं कि पेंटागन से ना आपको एक लेटर आया है और हमें लग रहा है, जिसके अंदर उनको शक है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो। ये अब अब्दुल कदीर खान साहब से वो पूछ रही है 1990 में। तो अब्दुल कदीर खान साहब क्या रिप्लाई कहते हैं, दीज बास्टर्ड्स वर 6 years behind us. They did not even know that we have already made in 1984. हम 1984 के अंदर बनाकर हमने ज़ियाउल हक साहब को दे दिए थे कि वी आर रेडी टू ब्लास्ट। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि अभी रुको, अभी अफगानिस्तान की जंग चल रही है, पैसा आ रहा है, इसको डिले करते हैं, इसको प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करेंगे। अगर उस वक्त धमाके कर दिए जाते तो पाकिस्तान एक अग्रेसिव कंट्री के सामने तौर पे सामने आता। तो जब एक कंट्री अग्रेसिव कंट्री होता है, उसके ऊपर सैंक्शंस भी अग्रेसिव कंट्री वाले लगते हैं। तो हमने वेट किया, उसको उसी टाइम ब्लास्ट नहीं किया। और हमने 28 मई 1998 को ही क्यों ब्लास्ट किया, क्योंकि 11 मई 1998 को इंडिया ने 5 धमाके कर दिए। अब हमने 17 दिन के बाद 6 धमाके कर दिए। अब पाकिस्तान एक अग्रेसर कंट्री की बजाय डिफेंडर कंट्री के तौर पे सामने आया। तो एक लॉजिक पीछे ये होती है कि जो काम बाद में किया जा सकता है और बाद में करने के हमारे पास कुछ मल्टीपल रीजंस हो, मल्टीपल फायदे हों, तो हम एज ए स्टेट उसको डिले कर देते हैं। अब यही लॉजिक उठा के आप कश्मीर के मसले के ऊपर लगाएं। आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बारे में मोदी बड़ी देर से ये सोच रहा था कि मैंने आर्टिकल 370 को रिवोक करना है। 2002 के अंदर जब वो गुजरात का वजीर आला हुआ करता था, जब उसने 3000 मुसलमानों को जिबा कर दिया था, तब भी वो कह रहा था कि मैंने आर्टिकल 370 को रिवोक करना है, बाबरी मस्जिद को गिरा कर राम मंदिर तामीर कराना है। मैंने इसी पॉइंट्स के ऊपर वो 2014 में भी जीता था, लेकिन 2014 के अंदर जीतने के बावजूद उसने क्यों नहीं किया रिवोक आर्टिकल 370, और 2019 के अंदर ही क्यों किया। अगर आप 2019 का मोदी साहब का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देखें तो 2 बातें तो उसके अंदर वही पुरानी थी जो मैंने अभी डिस्कस की हैं। एक बात और आके ऐड हुई, वो 2019 के अंदर ऐड हुई कि वी विल मेक इंडिया द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कि हमने इंडिया को परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बना के छोड़ना है। आप 2019 की यूएन के अंदर जो उन्होंने तकरीर की है वो आप उठा के देख लें, उसके अंदर वो बंदा यही कह रहा है कि हम दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम सबसे द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, हमने नहीं बनना सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो किसने बनना। अब सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत परमानेंट मेंबर बनने के काफी सारे प्री रेक्विजिट हैं। उन प्री रेक्विजिट के अंदर एक प्री रेक्विजिट ये भी है कि कोई भी कंट्री जो चाह रहा है, विच इंटेंड टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अब इसकी वजह से अब कश्मीर का जो मसला है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से अब उसने इस प्री रेक्विजिट को फिल करने के लिए कहना ये शुरू कर दिया कि
कश्मीर इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। अब उसने कश्मीर को इंटरनल मैटर कहना शुरू कर दिया ताकि वो प्री रिक्विजिट फुलफिल कर सके सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अब 2014 के अंदर भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर मोदी साहब के था, तो उन्होंने 2014 के अंदर ये काम क्यों नहीं कर लिया रिवोक करने का। अब देखते हैं इसको इन्होंने रिवोक इसलिए नहीं किया, जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली होती है, इंडिया के अंदर लोकसभा होती है जिसका इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, इसी तरीके से जो सेनेट होती है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे राज्यसभा होती है जिसका इलेक्शन 6 साल के 6 इयर्स के बाद होता है। अब 2014 के अंदर मोदी साहब लोकसभा के अंदर तो आ गए पावर के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं है। जैसे 2018 के अंदर खान साहब जो है नेशनल असेंबली के अंदर तो पावर में आ गए, लेकिन ऊपर पीपल पार्टी और नून लीग बैठे हुए थे। अब जैसे ही वो 2019 के अंदर इलेक्शन जीते हैं, वो लोकसभा के अंदर भी पावर में आ गए, राज्यसभा के अंदर भी पावर में आ गए। पावर में आते ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको रिवोक करा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही इन्होंने रिवोक कराना था तो पावर के अंदर आने दोनों हाउसेस की क्या जरूरत थी, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही क्यों। अब इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसलिए कि उसके अंदर लिखा हुआ था आर्टिकल 370 के अंदर कि ये रिवोक ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए होगा, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको रिवोक करवाया। लेकिन दोनों हाउसेस के अंदर पावर में आना क्यों जरूरी था? वो इसलिए कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए पास हुआ है वो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट से पास ना हुआ तो वो वापस हो जाएगा, ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब अगर वो 2014 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास करवाते तो वो लोकसभा के अंदर तो उसको पास करवा देते, लेकिन राज्यसभा के अंदर तो कांग्रेस बैठी हुई थी ना, कांग्रेस उसको नल एंड वॉइड करार दे देती, उसको पास ना होने देती, जिसकी वजह से 6 हफ्ते के बाद ये फारिग हो जाता ऑर्डिनेंस। जरूरी था कि दोनों हाउसेस के अंदर पावर मौजूद होती, जिसकी वजह से फिर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको रिवोक करा के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट से इसको पास करवा लेते, जिसकी वजह से 2019 के लिए इन्होंने वेट किया। और 2019 के अंदर उनको फिर मौका भी मिल गया कि मेरा तो इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनना है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, मैं दोनों तरफ में पावर भी में भी हूं, और जिसकी वजह से अब मुझे मल्टीपल फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी थी, उसके ऊपर अंदर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा अभी। मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से उसने इसको आर्टिकल को 2019 के अंदर रिवोक करवाया, पहले वो करवा नहीं सकते थे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्यों शोर मचा रहा है कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक करके स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को खत्म किया, हमें क्या प्रॉब्लम है, या हम इसको इलीगल क्यों कह रहे हैं। हम इलीगल इसको इस वजह से कह रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, उसके अंदर इंडिया ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि बेशक ये जो रेवोकेशन है इसकी स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर की, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से होगी, लेकिन उसके आगे एक और बात लिखी हुई है कि ये काम करने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से भी आपको अप्रूवल चाहिए। अब असेंबली थी नहीं 2019 से, कश्मीर जम्मू और कश्मीर की असेंबली ही वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अगर असेंबली ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है अप्रूवल नहीं लिया। अगर अप्रूवल नहीं लिया तो इसका मतलब है आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को सही तरीके से नहीं माना। जब नहीं माना तो गलत तरीके से आपने इसको रिवोक किया, दैट इज इलीगल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है 239 आर्टिकल 4 के अंदर, जब भी आपने किसी भी प्रोविंस की जियोग्राफी आपने बदलनी होती है तो आप उस प्रोविंस की असेंबली से परमिशन लेते हो। हमने भी फाटा और केपी को मर्ज किया, हमने केपी के सेनेट से अप्रूवल लिया था। नंबर 2, इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट किया। शिमला एग्रीमेंट का क्लोज टू सब क्लोज 2 के अंदर लिखा है कि ऑन गोइंग डिस्प्यूट जब तक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हल नहीं हो जाता, कोई एक साइड यूनिलैटरली डिसीजन लेके साइड को ऑल्टर नहीं कर सकती। ये शिमला एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अभी तो हमारा ऑनगोइंग डिस्प्यूट था, तो इसने कैसे ऑनगोइंग डिस्प्यूट के होते हुए सिचुएशन को ऑल्टर किया? इसी एग्रीमेंट की वजह से हम अभी तक आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मर्ज नहीं कर सके, क्योंकि हम शिमला एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकते ना, इंडिया ने कर दिया।
जिसकी वजह से ये रेवोकेशन इलीगल है। नंबर 3, इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ही वॉयलेट कर दिया। एक ही रीजन थी इंडिया के पास कश्मीर को अपना कहने की, वो थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज 7 के अंदर ये लिखा हुआ, महाराजा हरि सिंह डोगरा लिखते हैं, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट कैन डीन टू कमिट मी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि महाराजा साहब कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा। अगर आपने आर्टिकल 370 रिवोक किया तो उसके अंदर तो आपने ये कह दिया कि कश्मीर का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर के ऊपर लगेगा। तो महाराजा साहब कह रहे हैं कि मैं कमिट नहीं कर रहा, जिसका मतलब है आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ही वॉयलेट कर दिया। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो गई है। हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा करंट सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं, फिर हम पॉलिसी ऑप्शंस और इस मसले के जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब जो करंट सिनेरियो में हुआ उसको देखने के लिए आप देखिए कि जब इन्होंने 2019 के अंदर आर्टिकल्स को रिवोक किया तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आया, कश्मीरियों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आया। इन्होंने फिर कश्मीरियों के ऊपर बहुत सख्तियां लगा दी, उनका पानी बंद किया, उनका मीडिया बंद किया, उनकी कम्युनिकेशन को रोक दिया, उनकी जो लीडरशिप थी उनको उठा के जेलों में डाल दिया। अब कश्मीर के अंदर जो प्रो इंडिया लीडरशिप थी उन्होंने इसको उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था इसको रिवोक करने का। उसको शुरू के अंदर तो हियरिंग ही नहीं हुई, अब हियरिंग होती है जुलाई 2023 के अंदर जाके शुरू, और जब हियरिंग हुई है तो उन्होंने डिसीजन को प्रिजर्व कर दिया और 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने अनाउंस किया। उस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया इस फैसले को। दे एक्चुअली लेजिटिमेट द डिसीजन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट टेकन ऑन 5 अगस्त 2019। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल जो थे ये दोनों टेम्परेरी आर्टिकल्स थे, अब गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने रिवोक कर दिए, ये परमानेंट तो थे नहीं। इसके अंदर उन्होंने दो बातें और की। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 के अंदर हम स्टेट असेंबली के इलेक्शन कराएंगे, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होगी, इलेक्शन के बाद हम जो है ना पावर्स ट्रांसफर कर देंगे असेंबली को, बिल्कुल इसको ऐसे ही प्रोविजनल असेंबली के तौर पे चलाएंगे जैसे बाकी स्टेट्स की असेंबलीज को हम चला रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हम इसके अंदर एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे 1980 से जो जितनी भी अट्रॉसिटीज हुई हैं स्टेट की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो भी पंगे किए हैं वहां पे, लोकल ग्रीवेंसीज हैं, लोगों के जितने दुख हैं, अब जो कमीशन हमें रिकमेंडेशन देगी उसके ऊपर हम अमल करेंगे और लोगों के दुखों का हम दावा करेंगे। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है इस डिसीजन को कंडेम करना था, किया, बीजेपी ने बड़ा अप्रिशिएट किया, कांग्रेस ने कंडेम किया, कश्मीरी लीडरशिप ने इसको कंडेम किया। महबूबा मुफ्ती की एक स्टेटमेंट आई, उसमें वो कहती हैं कि ये इंडिया के आइडिया की हार है, तसव्वुर की हार है। जिस तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, ये उसकी हार है। इंडिया हैज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड द हैंड्स दैट शुक इंडिया इन 1947। अब कोई लीगल, इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई लीगल फोरम, लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है। और जैसे कि कश्मीरियों के लिए कि पहले तो उम्मीद थी कि जो बीजेपी ने गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इन आर्टिकल्स को रिवोक करने का, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे दे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इंडोर्स कर दिया। अब लीडरशिप के पास, कश्मीरी लीडरशिप के पास, बीजेपी के पास इसके बाद कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अब ये लीगल एक्सेशन हो गई है कश्मीर की इंडिया के साथ। अब यहाँ पर आबादी भी बढ़ेगी हिंदुओं की, यहाँ पे जाके लोग अब लैंड भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। सो ये जरा मसला है। अब इंडिया ने एक स्टांस ओपन कर दिया, वो कह रहे हैं कि जी आओ और आके कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करो। हमने देखा जो I2U2 था, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कश्मीर के अंदर जाके डेवलपमेंट करेंगे। G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर रखवाएगी, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अब डेवलपमेंट करेंगे, वो इंसर्जेंसी से हटा के उनका ध्यान डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बूस्ट मिलने वाला है। मई 2024 के अंदर वहां पे इलेक्शन होने हैं और नजर आ रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उन्होंने जो रिवोक किया आर्टिकल, अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को पूरा किया, कश्मीर को एक हिसाब से अपने साथ मिला लिया। जो कांग्रेस है वहां पे, कांग्रेस हमेशा से ये कहते आ रही है कि ये इलीगल है जो इन्होंने रिवोक किया आर्टिकल, ये कोई कश्मीर के साथ सिंपैथी नहीं दिखा रहे।
एक्चुअली वो अपनी लेगेसी, जो नेहरू की लेगेसी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब होने की तरफ जाएंगे। वो इस वजह से कि हमने उनके साथ टॉक्स ही बंद इसलिए की हुई थी कि आप कश्मीर की स्टेटहुड के ऊपर डिपेंड करता है हमारी टॉक्स। तो अब तो वो तो सारा मसला खराब हो गया, जिसकी वजह से इनकी रिलेशन और कॉम्प्लेक्स होंगे। यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं वो और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, क्योंकि प्लेबसाइट अब खराब आएगी, क्योंकि वहां पे अब जाके लोग बसना शुरू होंगे। जब बसेंगे तो आबादी बढ़ेगी। पहले मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, अब हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्लेबसाइट के रिजल्ट्स खराब होंगे। इसके अलावा अब यूएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंडिया को लेके कि इंडिया जो है इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करे और अपना ध्यान चाइना की तरफ लगाए। अब वो भी कॉम्प्लेक्स होगी सिचुएशन, क्योंकि अभी मसला इतनी जल्दी खत्म तो होने नहीं लगा। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी ऑप्शंस अभी बची हैं या क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बची नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी अभी इंटरनेशनल लॉबी स्ट्रांग नहीं है। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी हमें पता है हमारे इलेक्शन होने वाले हैं और क्या हालात है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। अब हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हल्ला मचेगा इस डिसीजन के बाद, जो कि हमें नजर आ रहा है कि उसके बाद कोई ज्यादा बचा भी नहीं है। हमारे पास कुछ वर्स ऑप्शंस मौजूद हैं। बहरहाल अभी भी पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो 1980 के अंदर किया था। हमें एक्चुअली उन फैक्शंस, उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो कि अगेंस्ट है इंडियन रूल के, चाहे वो पॉलिटिकल सेंस में है किसी और सेंस में है। इसके अंदर हमें अपनी पॉलिसी थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। हमें पता है 3-4 डेकेड्स के अंदर हमने जो पॉलिसी रखी है उसके साथ इश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स ही हुआ है, ठीक तो हुआ नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन ये हो सकती है, सेकंड, पाकिस्तान शुड टेक अ डिसाइसिव मेजर टू इंटीग्रेट द जम्मू कश्मीर एंड जीबी। हम जम्मू और कश्मीर और जीबी को अपने साथ मिलाने में हमेशा ही झिझकते रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारा स्टांस खराब होना था ना, हमने उनको मिला लेते हम, तो जो इंडिया ने मिलाया तो वो प्रूव हो जाता। लेकिन अब उसको मिला लेना चाहिए। उसकी वजह भी ये है कि हमारे पास लीगल एक स्टांस मौजूद है उन टेरिटरीज को अपने साथ इंटीग्रेट करने का। इससे ये होगा कि लोकल ग्रीवेंसेस जो हैं वहां पे वो भी हल होंगे, कि जैसे पाकिस्तानियों के बारे में वो कहते हैं कि हमें वो लीगल राइट्स नहीं देते वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हल होंगे जब उनको हम अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे। वहां पे डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा पाकिस्तान सीपैक पॉलिसी इख्तियार कर सकता है। सीपैक से मुराद सीपैक प्रोजेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली सीपैक फॉरेन पॉलिसी है। सी से मुराद है काउंटर इंडियन नैरेटिव ऑन ऑल इंटरनेशनल फोरम्स। आप हर जगह पर इंडियन नैरेटिव को काउंटर करो, यूएन में, ओआईसी में, ईयू में, एससीओ में। पी से मुराद है पुश बैक इंडिया थ्रू डिप्लोमेसी विद एलाइड कंट्रीज। आपकी एलाइड कंट्रीज जैसे चाइना, मलेशिया, टर्की वगैरह हैं। ई से मुराद है एक्सपोज इंडियन ब्रूटैलिटी इन एंटी पाकिस्तान प्रोपागेंडा जस्ट लाइक ईयू डिस इन्फो लैब। सी से मुराद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ कश्मीरीज। अब हम देखते हैं कि कौन से सोल्यूशंस हो सकते हैं अगर हमने इस मसले को हल करना ही करना है। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं इस मसले को हल करने के। नंबर 1, प्लेबिसाइड या रेफरेंडम। पाकिस्तान तो 1947 से रेफरेंडम या प्लेबिसाइड को सपोर्ट करता आ रहा है। पाकिस्तान तो कह रहा है आप करा लो रेफरेंडम, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि मुस्लिम मेजोरिटी है। और इंडिया इस वजह से इस चीज से भाग रहा है कि इंडिया को पता है कि अगर हमने रेफरेंडम करा लिया और यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। उसके अलावा ऐसा होता है कि अगर आपने एक स्टेट की बात अगर आपने मान ली रेफरेंडम कराने की, तो वो दरवाजा खुल जाता है और बाकी स्टेट्स भी कहती हैं कि हमारे यहाँ भी रेफरेंडम करवाओ। यूके की मिसाल ले लें, यूके ने स्कॉटलैंड के अंदर रेफरेंडम करवाया तो बाकी स्टेट्स ने कहा कि हमारा भी करवाओ। इसी तरीके से अगर तो कश्मीर के अंदर उन्होंने रेफरेंडम करा लिया, बाकी जो तहरीकें चल रही हैं वहां पे, वो स्टेट्स भी कहेंगी कि हमें हमारे यहाँ पे रेफरेंडम करवाओ, हमने भी इंडिपेंडेंट होना है। दूसरे नंबर पे इसका सोल्यूशन ये हो सकता है स्टेटस को। स्टेटस को से मुराद है कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है ये आपका फ्यूचर बन जाए। मतलब कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो इंडिया के पास चला जाए, जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला जाए। इट कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन हो सकता है, आई एम सेइंग दिस। अब तीसरे नंबर पे जो सॉल्यूशन है, ये ना कहने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि कश्मीर को आप इंडिपेंडेंट कर दो। प्रॉब्लम इसके कश्मीर लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसको कोई समुंदर नहीं लगता, इर्द गिर्द लैंड होती है। इंडिपेंडेंट करने के बावजूद भी कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेगा। जैसे अफगानिस्तान लैंडलॉक है,
अफगानिस्तान ने ट्रेड करनी होती है तो पाकिस्तान के जरिए वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा होता है। जब हमारे ताल्लुकात खराब होती हैं इंडिया के साथ तो हम उसकी ट्रेड भी बंद कर देते हैं। अब वो बेचारा क्या करे, उसने गुजरना तो पाकिस्तान से ही है, अब वो बैठा रहता है। यही प्रॉब्लम होनी है कश्मीर के साथ भी कि वो लैंडलॉक है, बट इट कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ऑल्दो कि वो आजाद होने के बाद भी हमारे मेरे मतलब पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अलावा जो सोल्यूशन हो सकता है वो सर ओवन डिक्सन प्लान। अब सर ओवन डिक्सन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट के जज थे। यूएन ने इनको 1950 के अंदर एक मीडिएटर के तौर पर भेजा कि जाएं आप कश्मीर विजिट करें और हमें कोई सोल्यूशन ला के दें। सर ओवन डिक्सन को कहा गया। अब सर ओवन डिक्सन जो वापस आए विजिट करके, उन्होंने कश्मीर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें जीबी एजेंसी थी, जम्मू एंड कश्मीर था, लद्दाख था, श्रीनगर था। ये 4 हिस्से थे जिसमें उसको डिवाइड किया गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अंदर चूंकि बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, ये चुप करके आप इंडिया को पकड़ा दो। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है और जीबी है ये पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान के पास ही रहने दो। फिर उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको आप डिवाइड कर दो 2 हिस्सों के अंदर। जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो आप दे दो पाकिस्तान को और जो ईस्ट वाला है वो इंडिया को दे दो। उन्होंने कहा कि अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान से चनाब गुजरता है। उन्होंने कहा चनाब के ऊपर रख के आप डिवाइड कर दो दोनों को, बाकी बात बची श्रीनगर की, वहां पे आप प्लेबिसाइड करा दो। हमारे लिए ये सोल्यूशन बड़ा अच्छा था क्योंकि हमारे पास जो इलाके ऑलरेडी मौजूद थे वो तो थे ही, उसके अलावा हमारे पास जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा आ रहा था, श्रीनगर के अंदर अभी प्लेबिसाइड होना था, तो हमारे पास ये सोल्यूशन काफी अच्छा था। लेकिन हमने सकूत इख्तियार किया, हमने ना कहा कि अच्छा है ना कहा बुरा है, हम चुप कर गए, हमने कहा देखते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन नंबर 5 हो सकता है अंडोरा प्लान। अंडोरा एक स्टेट थी जो कि 715 साल तक, 1-2 साल की बात नहीं है, 715 साल तक उस स्टेट को फ्रांस और स्पेन दोनों ने मिलकर रन किया। अब वो करते ये थे कि अंडोरा का अपना एक फ्लैग था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने डीमिलिटराइज जोन बनाया हुआ था कि इस जोन के अंदर कोई भी मिलिट्री नहीं होगी, मिलिट्री बॉर्डर्स पे होगी। उसके अलावा इसका जो डिफेंस है वो दोनों कंट्रीज मिलके देखते थे। इन्होंने फ्री मूवमेंट रखी हुई थी, अंडोरा से आपने स्पेन जाना है आप जा सकते हो, स्पेन से अंडोरा आना आप आ सकते हो, अंडोरा से आपने फ्रांस जाना है आप जा सकते हो, फ्रांस से स्पेन आना आप आ सकते हो। डिफेंस उसका मिलके देख रहे थे, एक बड़ा उन्होंने ऑटोनोमस सा एक स्टेट बनाई हुई थी। लेकिन यही सोल्यूशन 1974 के अंदर कश्मीर के लिए भी पेश किया गया कि आप कश्मीर को दोनों मिलके इसका डिफेंस देख लें, एक डीमिलिटराइज जोन बनाने, फ्री मूवमेंट कर दो, फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन अलग कर दो। इट वाज अ गुड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर 1974 में पेश किया गया, जिसको मुशर्रफ साहब ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया मीडिया ने इसको एक पंडोरा बॉक्स का नाम दे दिया। ये कुछ सोल्यूशन है, इसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन हैं, जैसे कि मुशर्रफ साहब ने भी एक सोल्यूशन पेश किया और भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। मैंने ये कोशिश की कि आपको हिस्ट्री से लेके पाकिस्तान की ऑप्शंस से होते हुए रीसेंट डेवलपमेंट सॉल्यूशंस सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। अब आप के मुताबिक क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये आप बता सकते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो यही है कि जैसे ही ये रिवोक होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, जब बीजेपी के फैसले को इंडोर्स कर दिया, उसके बाद अब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होगी और सिंपल होने वाली नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो मुसलमानों की थी वो अब नहीं रहेगी, डेवलपमेंट होगी, इंडिया पैसा लगाएगा। सो दिस इज होल कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। वेल, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।